नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुद्दा है बिहार चुनाव और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मयूर कुडुपुले, जिनकी पढ़ाई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से मेंटल हेल्थ में हुई है और वर्तमान में यह अभी महाराष्ट्र में विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं। और दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं मोहम्मद इमरान। ये वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं यंग प्रोफेशनल के रूप में। तो मेरा पहला सवाल मोहम्मद इमरान से है कि क्या जो है हम देख रहे हैं कि अभी पिछले कल से जो रुझान आने शुरू हुए हैं बिहार के चुनावों को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या वाकई में ये रुझान जो है इमरान सार्थक साबित होंगे और क्या बिहार को तेजस्वी के रूप में एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? आपको क्या लगता है इमरान? ये बहुत ही सीधा सा सवाल है और जो रुझान आए हैं उसमें ये साफ देखने को मिल रहा है कि जो वोट है या वोट शेयर का मामला हो या सीट का मामला हो, महागठबंधन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हावी है उसमें। बस अब देखने वाली बात 10 तारीख को ये रहेगी कितनी सीटें आती हैं और पहले नंबर और दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टियां रहती हैं। जहाँ तक फील्ड वर्कर्स का जो सवाल है, जो वहाँ पर काम किए पिछले 1.5 महीने से, उनके कहने के मुताबिक ये चल रहा है कि आरजेडी पहले नंबर पे रहेगी सीटों के मामले में, दूसरे नंबर पे में भी शायद भाजपा आ जाए, लेकिन तीसरे नंबर पे जेडीयू और कांग्रेस के बीच में आश्चर्यजनक एक टक्कर होगी। मतलब उनका 19-20 का ही आंकड़ा रहेगा। तो एक तरह से बहुत सीधे तौर पर या एकदम मतलब आसानी से महागठबंधन की सरकार वहां बनने जा रही है और तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। तो दूसरा मेरा सवाल मयूर कुडुपुले जी आपसे है कि क्या हम देख पा रहे हैं कि पिछले कई दशकों से, ज़्यादा नहीं तो पिछले 1 दशक से हम देख रहे हैं कि जो बिहार की राजनीति है उसमें पिछड़ों को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं एक बदलाव हमें दिखाई देता हुआ नजर आया है। तो क्या इस बार के चुनाव में भी बिहार की राजनीति में पिछड़ों के ऊपर जो मुद्दे हैं या उन पर बात होनी चाहिए थी उतनी हुई या नहीं? आपको क्या लगता है? देखिए, लास्ट अभी मंडल की मूवमेंट को 25 ईयर करीबन कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार का ये पहला इलेक्शन होगा जो 25 से 30 साल में जब भी चुनाव आता था तो पिछड़ों के बारे में, वहाँ के अनुसूचित जाति के बारे में, माइनॉरिटी के इशू के बारे में डिस्कस होता था। बिहार की राजनीति में और पोस्ट मंडल की राजनीति में पोस्ट मंडल 1 और पोस्ट मंडल 2 ये पहली बार ऐसा होगा जब जिस टाइम पे मंडल के ऊपर और पिछड़ों के और अनुसूचित जाति जनजाति के हक अधिकार के ऊपर पॉपुलरिज्म पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। जो सोशल जस्टिस का बात करते थे, सोशली सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही थी, वहाँ पे पॉपुलरिज्म का पॉलिटिक्स चालू हुआ। जिस तरीके से तमिलनाडु में डीएमके का जब पॉलिटिक्स चल रहा था पॉलिसी लेवल पे, जब पॉलिटिक्स आया थ्रू द जयललिता, तो वहाँ पे क्या हुआ ये हम सबके सामने है। मुझे इस बात से कोई आशंका नहीं कि कल क्या परिवर्तन होगा। आशंका इस बात से है कि ये पॉपुलरिज्म पॉलिटिक्स कहीं सामाजिक राजनीति को करना। दैट्स माय पॉइंट एक्चुअली फॉर टुमारो पॉलिटिक्स। तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो तेजस्वी की जो सरकार है या फिर महागठबंधन का जो एजेंडा है पिछड़ों को लेकर वो कहीं ना कहीं नकारात्मक हुआ है? ऑफकोर्सली। और उन्होंने अपना जो एक विजन है जिसमें वो सामाजिक न्याय की बात करते आए हैं पिछड़ों को लेकर या फिर दलितों को लेकर, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो पैराडाइम है वो शिफ्ट किया है, मतलब जिससे सामाजिक न्याय से आर्थिक न्याय की ओर। क्या लगता है आपको? जिस तरह से आपने बोला कि सामाजिक न्याय से आर्थिक न्याय तो दोनों जरूरी है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय भी। बट देखिए 15 साल पहले के 15 साल आप देखिए तो लालू जी के हाथ में थे, 15 साल बाद में नीतीश जी के हाथ में थे। क्रिस्टोफर जेफोलेट जो जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनका कहना है कि बिहार में सामाजिक न्याय की बात हुई है, राजनीति भी हुई नहीं है, ऐसा नहीं है। सामाजिक न्याय के राजनीति करते कोई एक जाति को मिली तो कोई दूसरी जात, पूरी तीसरी जात, दैट हैपन। बट इकोनॉमिकल जस्टिस, जब अभी भी पावर्टी है, शिक्षा का जो सबसे गिरा हुआ जो स्तर है वो भी हमें उसी स्टेट में मिलता है जहाँ पे सबसे ज्यादा उन लोगों के हक अधिकार की बात हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये
जब भी शिफ्ट अभी हुआ है, क्योंकि शिफ्ट की बात पहले भी हुई थी ना, 30 साल पहले भी बात हुई थी कि सामाजिक न्याय आना चाहिए, हुआ क्या हासिल हुआ, ये हमारे सबके साथ जी। तो इमरान, आपको क्या लगता है इसी मुद्दे के ऊपर? मेरे ख्याल से ये जो इनके साथ जो सलाहकार जो हैं, मतलब महागठबंधन के जो भी सलाहकार रहे हैं या तेजस्वी यादव के जो भी सलाहकार रहे हैं, उनकी भूमिका बहुत ही अहम है इस परिवर्तन में, क्योंकि उन्होंने चुनावी कैंपेन के से पहले एक सीधी लाइन उन्होंने खींच दी कि सामाजिक न्याय का वक्त अब जा चुका है, अब हम आर्थिक न्याय की बात करेंगे, और उसी पर उन्होंने 10 लाख नौकरियों को पिच किया। तो एक तरह से जो पैराडाइम शिफ्ट ये पूरा हमको देखने को मिला, जैसे लालू और तेजस्वी में ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया, क्योंकि जो डोमिनेंस पॉलिटिक्स थी, अगर कास्ट की बात वो करते तो बीजेपी उनको घेर लेती, इसलिए वो इकोनॉमी की बात करने लगे, क्योंकि नीतीश उस पूरे मुद्दे पर फेल हो चुके थे, खासकर कोविड के बाद और कोविड-19 के बाद जो माइग्रेशन का जो क्राइसिस हुआ उसमें वो पूरी तरीके से फेल हो चुके थे। तो उन्होंने एक पिच तैयार की जिसमें वो अपना पैराडाइम भी शिफ्ट पूरे तरीके से कर गए। जरूर। तो अब हम देख रहे हैं कि मेरा जो एक आखिरी सवाल भी हम इसे कह सकते हैं कि इस चर्चा का, कि क्या जो लोजपा है जिसमें चिराग पासवान ने जो एक कदम उठाया है बीजेपी से अलग जाने का, बीजेपी से नहीं सॉरी जेडीयू से अलग जाने का जो एक कदम उठाया है चुनाव लड़ने का, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का, क्या ये उनके लिए मददगार साबित हुआ है या फिर होगा चुनाव परिणाम के बाद? या फिर हम कह सकते हैं कि जो रामविलास पासवान है उनकी मृत्यु के बाद जो सिंपैथी वोट चिराग पासवान को मिलने चाहिए वो मिलेंगे, या उनका उसको कोई फायदा होगा? क्या अलग लड़ना उनका स्वतंत्र रूप से कहीं ना कहीं फायदे के रूप में साबित होगा या नहीं? क्या कहेंगे आप मयूर? देखिए, मुझे क्या लगता है कि चिराग पासवान का बीजेपी से अलग होना ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक कम और फायदेमंद ज़्यादा, फायदेमंद ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी भी पावर को ओवरटेक करना चाहती थी जेडीयू से, तो नीतीश कुमार इस बार पहली बार राजनीति में आइसोलेटेड हो गए। और क्योंकि आप देखिए चिराग पासवान ने बीजेपी के अगेंस्ट में कैंडिडेट नहीं खड़े किए, उनकी जेडीयू के अगेंस्ट में। तो अगर मान लो जेडीयू कमजोर होता है तो ये बीजेपी के फायदे के लिए होता है। तो द पॉलिटिक्स जो है चिराग पासवान की, वो कोई ऐसा सच चुनाव में जाना और चुनाव लड़ना वो नहीं है मकसद, बल्कि बीजेपी को मजबूत करना ही मकसद रहा है, ऐसा एक दिखाई पड़ता है। मेरे हिसाब से इस बात को मैं ऐड करके बताऊंगा कि जो एलजेपी का जो ये पूरा गेम था, ये बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड था, ये बहुत लोगों को क्लियरली मैसेज इस चीज़ को दिखा, क्योंकि बीजेपी बहुत ही आक्रामक तौर पर चिराग पासवान के खिलाफ कभी बोला नहीं उन्होंने। और पूरे कैंपेन में अगर हम देखें तो हमेशा जो बीजेपी वर्कर्स भी थे वो भी चिराग पासवान के सपोर्ट में थे, जहाँ जहाँ उन्होंने जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किए थे। तो एक ऑन एवरेज ये देखा जाएगा कि जितने भी कैंडिडेट उनके जेडीयू के खिलाफ थे वो कम से कम नहीं तो एटलीस्ट 20 से 25% ऑफ वोट शेयर वो आराम से खींच ले जाएंगे, जो कि अगर साथ में जिस हिसाब से इन्होंने 2019 में लड़ा था वो पूरा एनडीए के खाते में जाता। तो इस लिहाज से जो जेडीयू की सीट होंगी वो बहुत ही बिलो, मेरे ख्याल से 50 ही रह जाएंगी पूरे, अगर आप ओवरऑल इसको देखें तो इससे क्या होगा कि एक पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा जेडीयू का, जो कि एक अल्टीमेट एम रहा है, मतलब एक तरह से जो आरएसएस और बीजेपी का एक वहां पर एम रहा है कि वो अपनी डिपेंडेंसी जो है नीतीश कुमार से हटा लेंगे पूरी तरीके से, और एक वो फ्रंट पे आ जाएंगे आरजेडी के खिलाफ। तो जी, हम देख पा रहे हैं कि जो पिछले तमाम जो न्यूज़ चैनल्स है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किन किन पार्टी को मिलेगा। तो उसका एक ओवरऑल अगर हम बात करें ओवरऑल आंकड़ों की, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो महागठबंधन की सरकार है उसको रुझानों के आधार पर और एग्जिट पोल के आधार पर 120 से 180 के करीब सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि महागठबंधन को विजय बनाने में साकार साबित होगा। और कहीं ना कहीं एनडीए की अगर बात करें तो ये 2 डिजिट में भी ये आंकड़ा जा सकता है। कुछ चैनल्स इसको 90 के करीब ही दिखा रहे हैं, 90 सीट केवल, और हाईएस्ट की अगर बात करें तो 155 जो है सीटें एनडीए को मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। और बाकी जो लोजपा है और ये अन्य पार्टियां हैं उनको 7-8 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है अभी तक के रुझानों में। तो अब बाकी जो रिजल्ट है, असली परिणाम है, वो तो कल 10 तारीख को ही पता चलेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का।